2024 में जो यूएस के इलेक्शंस हैं, सिम्पसन्स कहता है कि यूएस इलेक्शंस इस बार पहली बार एक लेडी जीतेगी। प्लीज डोंट फील ऑफेंसिव, बट ये रियलिटी है। हम जहां गोरों को देखते हैं हम वहां पिघल जाते हैं। हमको लगता है गोरों ने जो चीज बोली वो बिल्कुल सही है। रॉबर्ट कियोसाकी को हम सब क्यों जानते हैं, पहले बताइए। रिच डैड पुअर डैड। जिस बंदे ने एसेट लायबिलिटी पूरी दुनिया को सिखाया वो खुद बैंकरप्ट है। टू स्पॉइल द अलर्ट, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में एक बार फोर्ब्स वालों से पूछा गया, फोर्ब्स मैगजीन से, कि भाई साहब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्या आपने कभी इस पे एनालिसिस नहीं करी? उन्होंने सिंपल सा बोला, इनकी जब तक किताब नहीं निकली थी इनके पास कोई सिग्निफिकेंट नेटवर्थ ही नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन बॉस। दो बंदों ने ना प्रिंट वाला एक चीज निकाल के इनने बोला एग्जैक्ट, इनने मशीन निकाल ली, बोले वेंडरबिल्ट, इनको खबर लग गई कि वेंडरबिल्ट सारे रेलवेज के शेयर्स उठा रहा है। ये ना नकली छापने लग गए बहुत सारे। आप बिलीव करोगे वेंडरबिल्ट ने आज के वैल्यू के हिसाब से $2 बिलियन के फेक शेयर्स खरीद लिए थे। फेक $2 बिलियन। डू यू नो वॉरेन बफेट एक प्राइवेट पार्टी थ्रो करते हैं विच इज ओनली अलाउड फॉर 120 पीपल। ये दिल्ली वाला बंदा उसमें जाता है। इसमें कौन रहते हैं? बिल गेट्स रहता है, इसमें टिम कुक रहते हैं, इसमें इस तरह के लोग रहते हैं। ये होती है रियल पार्टी। जस्ट इमेजिन इस तरह के लोग होंगे, क्या क्या डिस्कस करते होंगे। ठीक है, यूएस सुपर पावर बना, बट यूएस को सुपर पावर बनाया किसने? हु वर दोस कलेक्टिव प्रोबेबली 5-10 पीपल जिन्होंने यूएस को पावरफुल। तो नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के मेरे गेस्ट काफी खास है। इन्हें ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर अभिषेक कर। अभिषेक कर जी एक बहुत ही उम्दा राइटर और स्पीकर है हु टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट्स, एंड वो एक बहुत ही गजब किस्म के स्टोरी टेलर भी है। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की अमेरिका की और किन लोगों ने बनाया अमेरिका को अमेरिका। इस कॉन्वर्सेशन में आपको कहानियां सुनने मिलेगी कुछ ऐसे टाइकून्स की जिन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाया, उनके काले कारनामों की, उनके स्कैम्स की, उनके वंडरफुल लाइफ की। ये कॉन्वर्सेशन एक पावर पैक फिनोमेना है अमेरिका के ग्रेट बनने तक की कहानी का। अगर आप चाहते हैं कि हम अभिषेक जी के साथ कई सारे ऐसे ही और एपिसोड्स करें, हम इंडियन स्टोरीज को भी कवर करें, तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना। इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार देना एंड अभिषेक जी विल बी बैक ऑन द शो। सो सिम्पसन्स की हम बात कर रहे थे। आपने वो ऑफ कोर्स मतलब देखा ही होगा जो उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली एक थियोरी होती है। तो दे हैव प्रेडिक्टेड कि स्मार्टफोन वॉचेस जो होती है वो प्रेडिक्ट किया था, ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे वो प्रेडिक्ट किया था। बिल्कुल। एंड एक और उन्होंने प्रेडिक्शन किया है जो अब तक ट्रू नहीं हुआ है, बट अगर हो गया तो इट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल। जो कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एलॉन मस्क जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे तबाह करेगा। सो ये थियोरी एग्जैक्टली क्या है, उन्होंने किस तरह से प्रेडिक्ट किया ये सब? या तो सबसे पहली बात है ना कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को हाइप कर रहे हैं कि द सिम्पसन्स के जो राइटर्स है वो टाइम ट्रैवलर है। पहली चीज़ ये बकैती है, ठीक है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इतना सही होता ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस करा, मैंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो मेरे को 2-3 चीज़ें पता लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कोरोना का जो क्राइसिस आया था वो द सिम्पसन्स में ऑलरेडी दिखाया जा चुका था। प्रॉब्लम पता है आज के टाइम पे क्या है? एक इन्फ्लुएंसर एक वीडियो बनाता है, 50 लोग उसको बस कॉपी कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स। अगर आप जाके देखते हो जो ये लोग डेट दिखा रहे हैं सिम्पसन्स में कि 2020 का दिखाया है, वो डेट दिखाई नहीं गई थी। अच्छा। तो इट वॉज कम्प्लीटली वेग। काफ़ी एडिटेड फॉर्म्स चल रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात बताई थी वो सही है, ठीक है, नो डाउट। सो काफ़ी सारे ना चीज़ों को मिक्स मैच कर दिया गया है, जो एक्चुअल में एपिसोड्स में था भी नहीं। पर टाइटैनिक वाला भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया ना, जो वो सबमरीन नीचे जाएगी उसको देखने के लिए। लेकिन अगर आप उस पूरे एपिसोड में देखोगे तो उसमें वो सबमरीन बच जाती है एट द एंड। दैट वाज द स्टोरी। तो लोगों ने आगे की चीज़ तो बताई नहीं कि वहाँ पे सबमरीन बच गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग व्यूज लोगों ने वो चीज़ बताई है। बट नाउ द पॉइंट इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ सच है? मैं कहूँगा पूरी तरीके से सच तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्यूरियस करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर एक जैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करिए तो 2024 के द सिम्पसन्स का प्रेडिक्शन है कि इंडिया न्यूक कर देगा पाकिस्तान को, ठीक है। एंड इनफैक्ट उसके आगे एक ग्राफ में ऐसा दिखाया गया है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से मैप से गायब है। लेकिन फिर मैंने जाके थोड़ा एपिसोड्स को खोजा, क्योंकि ये हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है, रील्स पे चल रहा है हर जगह पे, और पता लगा ऐसा एपिसोड था नहीं। अच्छा। हाँ, वो पाकिस्तान वाले एरिया नहीं था, दैट वाज 2 डिफरेंट कंट्रीज जिसको लोगों ने इंडिया पाकिस्तान बना दिया है टू रन एन एजेंडा इन इंडिया, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो रहा है कि कुछ चीजें हैं उसको 1, 2, 3 जगह पे जोड़ के रखा गया। अनदर थिंग वाज शोन एज रोबोट्स, कि रोबोट्स डिज्नीलैंड पे आ जाएंगे, डिज्नीलैंड पे आके वो अचानक से सब पे अटैक कर देंगे और अटैक करने के बाद सब तबाह हो जाएंगे वहां पर। उसको अब जोड़ दिया गया एआई से।
इंटरेस्टिंगली आज से 10-15 साल पहले जब एआई को हम ज्यादा बोलते नहीं थे, उसको जोड़ा गया था, देखो रोबोट्स आ गए। दैट वाज समवेयर, ये कब हुआ था इस चीज को भी समझने की जरूरत है, जब टर्मिनेटर मूवीज आ रही थी आर्नोल्ड की, तो उस समय स्वाभाविक सी बात थी, काफी सारे लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि रोबोट्स आएंगे, रोबोट्स विल स्टार्ट डोमिनेटिंग और वो अटैक करेंगे, वो चीज थी। तो नटशेल में अगर कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम ट्रैवलर थे, काफी कोइंसिडेंसेस थे। सिंपल सी बात है, मल्टीपल अगर एपिसोड्स बनाए जाते हैं तो उसको जोड़ा जाता है। जैसे कि एक और कार्टून शो चलता था करेज द कावर्डी डॉग, जिसमें भूत प्रेत का दिखाया जाता था, और उसको कार्टून नेटवर्क पे एयर करना इसलिए बंद कर दिया गया था बिकॉज बोला गया कि काफी ज्यादा फियर हो रहा है उसके चक्कर में बच्चों के अंदर। बट अगेन उससे भी काफी ज्यादा कोइंसिडेंस निकालने शुरू किए गए, बट उनके जब डायरेक्टर से बात की गई तो पता लगा कि वो कोइंसिडेंस नहीं थे, डायरेक्टर जानबूझ के, फॉर एग्जाम्पल पीछे अगर किसी की फोटो है, लोगों ने बाद में इसको ज्वाइन कर लिया कि भैया ये, लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया कि दिस कुड बी XYZ%। डायरेक्टर ने खुद ने बोला ये हमारा एक एम्प्लॉय था, हम चाहते थे कि भाई हमारे कुछ लोग दिखते जाए, हम सिग्नल्स दिखाना चाहते ये थे। तो सिम्पसन्स में जो प्रेडिक्शंस दिखाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम ट्रैवलर है, कोई इस तरह से चीज़ें हैं, ये पूरी बकैती है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग है कि जब थोड़े कोइंसिडेंसेस को मैच वो करके बताते हैं, तो ये प्रूफ तभी होगा अगर 2024 में सही में न्यूक कर दिया जाता है। जैसे 2-3 प्रेडिक्शन है, 2024 का न्यूक है, 2024 में जो यूएस के इलेक्शंस हैं, सिम्पसन्स कहता है कि यूएस इलेक्शंस इस बार पहली बार एक लेडी जीतेगी। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कंटेस्टेंट्स देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर लीड करने के लिए हमको अभी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार एज अ लीडर, एज अ फीमेल दिख रही है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स सो ट्रू, लोगों ने थोड़ा मसाला बना दिया है। न्यूक वाली बात शायद सही हो सकती है, प्रोबेबली नॉट न्यूक, बट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन द सेंस कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पार्लियामेंट के अंदर दिया था, कि जो हमने कश्मीर के लिए जो उन्होंने सीट्स रखी है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी सीट्स रखी है। दिस वाज अ स्टेटमेंट जो कुछ दिन पहले ही आया है। सो सी, नो डाउट एट प्रेजेंट द रूलिंग गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव इन ऑल दीज थिंग्स, और हम लोगों ने कुछ साल पहले देखा ही हुआ है कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे, विच वी शुड रिस्पेक्ट। बट द पॉइंट इज, जब हम ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस की तरह से बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। तो उससे probability of somebody attacking outrightly बहुत कम हो जाता है, right. बट यू नेवर नो बिकॉज देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग, बिकॉज आपने अटैक की बात करी, तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उस समय पे अ लॉट ऑफ पीपल वर फेयरफुल, स्टॉक मार्केट भी काफ़ी गिर गए थे ये सोच के कि अगर पुतिन ने निकाल दिया, अपने न्यूक्स निकाल दिए एंड पूरी तरीके से उड़ा दिए, दे कैन नॉट डू दिस थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस पुतिन ये डिसाइड कर ले कि भैया मेरे जीवन से सब कुछ हो गया है, मेरे को जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद भी मरूंगा, दुनिया को मार दूंगा, until unless वो स्टेज पे नहीं पहुंच जाए, ये चीज़ नहीं होने वाली थी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज, व्हाई दे कांट डू इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे नो द मोमेंट दे आर गोइंग टू न्यूक वन कंट्री, आपको भी पता है पूरे दुनिया के रडार पे वो आ रहे हैं और सब उनको उड़ाने पे वो कर देंगे। तो पुतिन डजंट नीड टू डू दिस थिंग, ऑलरेडी दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, सैंक्शंस की प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी आप बात करें तो वो जो स्विफ्ट इनका रोक दिया गया था यूएस ने, आपके व्यूअर्स को बता दूं तो स्विफ्ट बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एक यूएस ने एक चीज़ बना के रखी है कि मान लीजिए एक इंटरनेशनल कंट्री है एक्स, उसको वाई के साथ अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो यूएस डॉलर के टर्म्स में होगा, एंड दैट विल बी हैपनिंग थ्रू स्विफ्ट। तो अभी जब रशिया यूक्रेन की बहुत ज़्यादा जब इंटेंस माहौल हो गया था, तो यूएस ने एक सिंपल सा चीज़ देखा कि इनका बिजनेस रोकना है, तो बिजनेस रोकने के लिए क्या करना है भाई, सिंपल से इनके स्विफ्ट के ट्रांजैक्शंस रोक दो। ऑल्दो रशिया ऑल्सो फाउंड सम वेज टू टैकल विद दिस थिंग, बट आप इस तरह से समझिए कि आज के समय पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन डॉलर टर्म्स अगर रुक जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? तो इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूँ। सो इसका पहले एक नटशेल में अगर बोलूँ तो प्रॉब्लम इसलिए होता है बिकॉज यूएस इज़ वेरी पावरफुल एंड कोई भी कंट्री से पंगा नहीं ले सकती है बिकॉज ऑफ बिजनेस टर्म्स। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। तो आज से अगर आप जाते हो अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या रहता था, आप एक बकरी दोगे, बकरी के बदले में 2 किलो आपको आटा मिल जाएगा। आप एक गाय दोगे, गाय के बदले में आपको कुछ मिल जाएगा। तो लोगों ने इस चीज़ को ट्रांजैक्शनल वैल्यू में काफ़ी अच्छा समझा। उसके बाद इन लोगों को रियलाइज़ हुआ दैट ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है और इसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो देन केम द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर, ये सारे कॉइन्स आ गए, ये आ गए, सारी चीज़ें आ गई। जो बिस्किट्स टाइप के, बिस्किट तो आज बोलेंगे बट हाँ एक बल्क का ना। उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, वो राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत चला होगा। अगर आप जाओगे एंशिएंट टाइम्स पे और अगर आप नोटिस करोगे राजा महाराजा लोगों का डील यही होता था, कॉइन्स के बेसिस पे होता था। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए मेरे को इतना सारा गोल्ड इतने बुलक कार्ट्स में लाना पड़ेगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हैवी। तो वो एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू वहाँ पर लोगों को समझ में आया कि इसके एक रेफरेंस चाहिए। फिर चाइना वालों ने क्या किया, उस समय पे चाइना का एक बंदा था, उसने करेंसी नाम की एक चीज़ निकाल दी वहाँ पे। तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहा था एंड उस समय पे यूएस वाले हर जगह पे नज़र रखते थे। यूके वॉज प्रीडोमिनेंट,
काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो कि यूएस पहले से इतना पावरफुल नहीं था, पहले यूके था, उसके बाद यूएस हुआ था, यूके ने अडॉप्ट किया, यूएस ने अडॉप्ट किया इस वाली चीज़ पे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते, करेंसीज हर जगह पर यूज़ हो रही है क्योंकि बीच में हिस्ट्री में जाने का सेंस नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अब क्या हो गया था कि यूएस में, अब जब यूएस क्या इन जनरल वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ, अब वर्ल्ड वॉर 1 तक यूके का डोमिनेंस एक प्रोमिनेंट था। मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमिकली कौन साउंड है तो यूके काफ़ी वर्ल्ड सुपर पावर था। यूएस ने दिमाग लगाया, यूएस ने बोला कि भले हम किस तरह से स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उस समय पे एक नोशन चल गया था, मतलब इट वाज, सबने एग्री किया हुआ था कि हर कंट्री रिजर्व्स रखेंगी गोल्ड की, जिसके पास एक नटशेल में समझो जिसके पास ज़्यादा गोल्ड रिजर्व वो पावरफुल, एज सिंपल एज दैट। यूएस ने बोला कि ये मौका है हमारे लिए, हम अपने रिजर्व्स बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिजर्व्स थे नहीं। तो उन लोगों ने सोचा कि रिजर्व कैसे बनाया जाए। तो वॉर के समय पे अगर कोई बिजनेस जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है वो होता है आर्म्स का, वेपन्स का, इन सारी चीज़ों का, टैंक्स का। यूएस ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लग गई, यूएस सारी चीज़ें देने लग गई। अब स्वाभाविक सी बात है, इन एक्सचेंज दे वर गेटिंग गोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। तो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 तक, एंड प्लस उन्होंने अपने बिजनेस पे काफ़ी वर्क किया। अगर आप यूएस पे भी जाके देखेंगे, जिसके बारे में हुआ तो हम डिस्कस करेंगे आज, किस तरह यूएस बना, क्या बना, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट हो रही थी, बिकॉज ऑफ विच इनके गोल्ड रिजर्व्स एक ऑल टाइम हाई तक जाने लग गए टिल द वर्ल्ड वॉर 1। ये हुआ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। एग्जैक्टली। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते, 1 खत्म हो गया, 2 के आता है। अब 2 आते वक्त इतने युद्ध होने लग गए, अगर इसको एक थोड़े से इस चीज़ से समझ में जाए तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के पास गोल्ड के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हो गए। तो यूएस वाज एट अ प्रोमिनेंट प्लेस कि भैया मैं डिक्टेट कर सकता हूँ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो यूएस ने बोला कि ऑलरेडी बहुत, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका था। देखिए कोई भी वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दुनिया खत्म हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी पॉवर्टी काफ़ी जगह पे चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। यूएस अब यहाँ पे लीड लेना शुरू कर दिया। यूएस बोला कि एक काम करूंगा, मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करूंगा, मैं हेल्प करूंगा 2-3 तरीके से। इन्होंने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, इन्होंने बोला हम इनके थ्रू जो इकोनॉमीज कोलैप्स के वर्ज पे हैं या फिर जिनमें प्रॉब्लम है, हम उनको ना लोन्स देंगे। याद रखो, लोन आज के समय पे मैं कह रहा हूँ, लोन आपको लगता है आपके फायदे की चीज़ है, वो कभी भी आपके फायदे की चीज़ नहीं होती है। इसमें बैंकर ही मेन कमाता है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर आप समझते हो, लोन की बात कर ले, ये वर्ल्ड बैंक और इन लोगों ने तो दे दिया। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला ये चले गए अरब तरफ पे। अब अरब किस चीज़ के लिए जानते हैं, बताइए कौन सी कमोडिटी? ऑयल। अब इनको पता था कि भैया अरब वालों के पास ऑयल बहुत है। इन लोगों ने एक सीधा सा डील करा। उस समय पर वो इराक और ये सब का बहुत चल रहा था, तो उसके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो इन्होंने जाके अरब में बोला कि यार बॉस एक काम करो ना, हम आप लोगों को बहुत डील्स देंगे, आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डिफेंस का काम इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से चालू कर लिया था। अपनी मिलिट्री और ये सारे R&D बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। और ये यूएस वाले बड़े चालू हैं, अपनी चीज़ अपने पास ही रखते हैं, दूसरों की उनकी हर चीज़ चाहिए इनको। हमारे इंडिया से योगा सूत्र ले गए, मेडिटेशन ले गए, सब ले गए, और अपने तरफ से सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये लोग सिंपल सा ये अपना करके रखे हुए हैं। तो उन्होंने अरब जगहों पे जाके बोला कि देखो भाई, हम आपको मिलिट्री दे रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ डेवलपमेंट चाहिए, हम लोन दे रहे हैं, आप बस एक सिंपल सी चीज़ करो, आप जो तेल का उत्पादन करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे उसको ना आप डॉलर्स में बेचो, पेट्रो डॉलर, हाँ पेट्रो डॉलर, उसका वो कंसेप्ट चला था। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बोले, और उन्होंने बोला कि बोले आपको कल को ये डॉलर को स्पेंड करना है, आप गोल्ड लो ना, हमारे पास इतना सारा गोल्ड है, अपने रिजर्व बढ़ाओ, अपने आप को सुपर पावर बनाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब यूएस ने क्या किया, धीरे धीरे करके हर कंट्री पे ये अपना एक चला दिया कि भाई US डॉलर वुड बी दिस थिंग। तो एक मीटिंग हुई थी, करीब 41 या 44 नेशंस मिले, एंड टुगेदर दे डिसाइडेड कि यार बॉस ये वाली चीज़ होगी कि अब डॉलर एक बेंचमार्क हो जाएगा। क्यों बेंचमार्क हो जाएगा? बिकॉज क्या होता था कि मान लो कोई रूबल में ट्रेड कर रहा है, कोई येन में ट्रेड कर रहा है, तो उसमें फ्लक्चुएशंस के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वोलैटिलिटी के कारण। तो एक स्टैंडर्ड चाहिए रहता है। एक सिंपल सी बात है, आज अगर हम दुकान में जा रहे हैं तो इट बिकम्स ईजी, अच्छा 500 रुपये 200 रुपये, अब मान लो कोई चीज़ 500 रुपये की है बोलता है, दूसरा 2 पाउंड का है, फिर तीसरा बोलता है $1 का, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डॉलर वहाँ से उन लोगों ने प्रोमिनेंस कर लिया। लेकिन यूएस की फितरत हमेशा से ऐसी है। आई थिंक 1969 के आसपास की बात थी। अब क्या हो गया, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं इसी बेसिस पे, डॉलर के बेसिस पे। तो काफ़ी सारे नेशंस जब उनको लगा कि भाई एट द एंड हमको भी तो स्ट्रांग होना है, तो ये लोग गोल्ड खरीदते थे। अब गोल्ड कहाँ से खरीदेंगे? यूएस से। तो ये लोग क्या करते थे, डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड खरीद रहे थे। तो जो यूएस के पास जो डॉलर का ग्राफ था वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था। तो उस समय पे जो यूएस को लीड कर रहे थे उन्होंने सोचा यार ऐसा रहा तो गोल्ड ही नहीं बचेगा, फिर हम प्रोमिनेंस कैसे चलाएंगे? और अगर गोल्ड ज़्यादा नहीं बचा और हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि इन्होंने बेचा ही पूरी दुनिया को था कि डॉलर में स्टेबिलिटी है। अब डॉलर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो लोग हम पे फेथ कैसे करेंगे? फिर हम वापस नीचे खिसक जाएंगे।
तो एक दिन आके इनके जो नेताजी थे उन्होंने अनाउंस कर दिया, बॉस अब डॉलर को उस हिसाब से नहीं माना जाएगा, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते हो अगर आपको ये करना है। अब अरब वाले तो हिल गए, बोले भाई अब ये तो तुमने गड़बड़ कर दी यार, हम तो इसी से, हमारे पास तो अब डॉलर ही डॉलर पड़े हुए हैं, अब तुम बोल रहे हो कि भैया ये ऐसा चीज़ नहीं होगी। तो उनने फिर दूसरा गेम खेल लिया, इनने अरब को बोला, अरब कंट्रीज़ को, अरे कोई टेंशन नहीं है ना, आप अपने डॉलर्स लाओ, चाइना को भी बोल दिया, चाइना में ना सबको बोल दिया, अपने डॉलर्स लाओ और हमारे यूएस में इन्वेस्ट करो ना, आप डॉलर के बेसिस पे इन्वेस्ट करो, कल के कल जब पैसा बनेगा निकाल लेना अपनी करेंसी में, जो देखा जाएगा। और ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट 10, 15, 20 साल का होगा। तो यूएस ने फिर चालूपंथी क्या करी, पूरी दुनिया के जो सबसे ज्यादा पैसे थे वो यूएस की तरफ आने लग गए, धनादन 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 धनादन। दैट इज हाउ दे क्रिएटेड दिस डॉलर का स्ट्रेंथ। इसलिए आज आप भी देखोगे, जैसे हम शेयर बाजार के हैं, तो जो हमारे मार्केट पे भी जो करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं वो होता है यूएसडी आईएनआर। वो कभी ऐसा नहीं होता कि आईएनआर को हम बहुत सारे जगह पे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसडी का पेयर बनने लग गया बिकॉज ट्रेडर्स ऑल्सो स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग कि भाई यूएस डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, जिसके चक्कर में ये चीज होने लग गई। अब इससे प्रॉब्लम क्या होने लग गई, क्यों लोग यूएस से पंगा नहीं लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूएस के पास एक हथियार है सैंक्शन। वो अपने दिमाग जब उसका किसी पे सनकता है वो सीधे सैंक्शन लगा देता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक कंट्री हो, मेरे आपके साथ टर्म्स अच्छे नहीं है और मैं यूएस हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है कि भाई आप जो चीज़ें कर रहे हो ये मेरे को पसंद नहीं आ रही, ऐसा करके मैं लगा दूंगा सैंक्शन। अब सैंक्शन होने के चक्कर में क्या होगा, आपके साथ ट्रेड डील्स कोलैप्स होने लग जाएंगी और जो आसपास के देश होंगे वो डरने लग जाएंगे कि बॉस यूएस ने आज इन पे सैंक्शन लगाया है, हमने अगर इनके साथ दोस्ती दिखाई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चक्कर में यूएस के सैंक्शन का डर काफी सारे लोगों का है, बिकॉज वो एक एलाइड सैंक्शन भी किसी और पे लगा सकते हैं। और दूसरा जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, स्विफ्ट, इनने अभी रशिया पे स्विफ्ट बंद कर दिया था। आप एक तरीके से समझो आज इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, अगर मान लीजिए स्विफ्ट को यहाँ पर अचानक से उन्होंने बोल दिया कि भैया सैंक्शन लगाए, स्विफ्ट आप इधर से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यूएस ने बोला सबको फॉलो करना पड़ेगा उस पूरे मैट्रिक्स में, तो कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, बहुत सारा लॉसेज यहाँ पर होने वाला है। तो इस चक्कर में यूएस ने अपनी यूएस डॉलर का प्रोमिनेंस बताया। लेकिन अब ऑडियंस के दिमाग में सवाल होगा, यार ऐसे तो यूएस हमेशा सुपर पावर बने रहेगा। नहीं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो 1969 का जो हादसा हुआ और उसके बाद अभी जो देख रहे हैं कि भाई ये कभी भी इनका मन करता है सैंक्शन लगाते हैं, ये करते हैं, अब लोगों को समझ में आया कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है और इसीलिए सब अपने गोल्ड रिजर्व्स भी बढ़ा रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट करेंसीज। एंड दिस इज़ द रीज़न जब भी क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन इनकी बातें होती है ना, बिकॉज ये क्या होती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन्स है, जो क्रिप्टोज होते हैं डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रल का कोई वो हक नहीं रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट्स भी डरती हैं एंड यूएस भी डरती है इस चीज़ से। इसलिए यूएस ऑल्दो 2008 से क्रिप्टो करेंसी है, इस चीज़ को एक वैलिड रिकग्निशन नहीं देती, इसीलिए यूएस इज डोमिनेटिंग इन ऑल दीज ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आपने कहा कि हर कंट्री अपनी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने के लिए देख रही है। बिल्कुल। तो इसमें एसजीबी कहाँ आता है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत अभी रिसेंटली इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो ये कहाँ एग्जैक्टली इसमें फिट इन होता है? यार देखिए, बेसिकली क्या होता है कि सॉवरेन फंड्स होते हैं, हर इकोनॉमी अपने एक सॉवरेन फंड्स बना के रखती है विच कैन बी यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। तो ये जो सॉवरेन गोल्ड फंड्स होते हैं, एक तरीके से ये गोल्ड रिजर्व्स को रखा जाता है, एक मेंटेन बना के रखा जाता है जिसको दिया जाए। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में जो एसजीबी होता है, इसको ऊपर गवर्नमेंट का पूरा एक नियंत्रण रहता है। तो इसका यूजुअली स्कीम इस तरह से चलता है कि बॉस पब्लिक आप आओ, इधर पैसा डालो, आप जो पैसा डालोगे 8 ईयर्स के लिए लॉक इन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स विल डेफिनेटली टेक टाइम। एंड बदले में ये लोग क्या करते हैं, बदले में दे आर एक्चुअली जो वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो गोल्ड ही रहती है। तो बेसिकली अगर गोल्ड ऊपर बढ़ेगा तो आपकी ये वैल्यू भी बढ़नी है, सिंपल सी बात है। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि गोल्ड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, पब्लिक पैसा लगा रही है टू मेंटेन दैट गोल्ड रिजर्व, बदले में गवर्नमेंट बिकॉज यू आर कीपिंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आपको एडिशनल 2% देगी और टैक्स रिबेट भी देती है। तो बेसिकली दीज आर जस्ट फंड्स विच हैव बीन मेंटेन्ड बाय द इकोनॉमीज टू मैनेज एवरीथिंग आउट देयर इनटू द कंट्रीज। ओके, एंड लेट मी ब्रिंग इन रॉबर्ट कियोसाकी एज वेल। अब हम कॉल पे भी जब हम बात कर रहे थे जी, रॉबर्ट कियोसाकी आए इंडिया, बहुत सारे पॉडकास्ट किए, हर पॉडकास्ट पे वो ऐसा कुछ लेके जा रहे थे, पाउच या जो भी था, उसमें से वो बता रहे थे कि आपका जो नोट है वो एक रियल करेंसी नहीं है, जो रियल करेंसी है वो सिल्वर है और गोल्ड है, उनके पास में वो कॉइन्स है। तो ये क्यों, मतलब ये क्या चेंज आ रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से वहाँ पे? तो बेसिकली क्या हो गया था कि एक लास वेगस में एक सिल्वर कन्वेंशन हुआ था आज से कुछ महीने पहले। लास वेगस सिर्फ कसिनो के लिए नहीं है, कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं। तो वहाँ पर जब कन्वेंशन हुए तो वहाँ पर काफ़ी HNIs आए थे। अब HNIs मतलब ये इंडियन HNI स्टैंडर्ड नहीं, 100 करोड़ प्लस सबके मतलब
अकाउंट में होंगे, इस तरह से लोग आए थे. वाइल दे वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि क्या हो सकता है फ्यूचर, कौन सी करेंसी चल सकती है, तो इट केम अप टू दिस थिंग कि सिल्वर होगी. क्यों? पहला जो बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न्स दे रही हैं. दूसरा, गोल्ड इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव, सो जो रूरल एरियाज़ वालों का कंजम्पशन रहता है वो सिल्वर पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. ठीक है. एंड तीसरी चीज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मैंने, और फिर मैंने इसको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे भी देखा, दैट मेक सेंस. और तीसरी चीज़ ये हो रही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड काफ़ी ट्रेडिशनली चलता जा रहा है, बट सिल्वर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज कल को अगर कोई कैलामिटी हुई, कंसिडरिंग देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है. पहले ऑलरेडी एक वॉर खत्म नहीं हुई थी पुतिन साहब की, दूसरी चालू हो गई इधर. ठीक है. दूसरी चीज़, आपके जियो पॉलिटिकल के साथ करेंसीज वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स एक्चुअली इक्विटीज से पैसा निकाल लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट. उनको एक डर रहता है कि भैया क्या हो सकता है यहाँ पे, तो वो डर निकाल के वो कभी भी ना पैसा स्पेयर नहीं पड़ा रहता है. एक चीज समझिए, कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पैसा स्पेयर मनी नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं लगा के रखता है. सो दीज पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट इनटू गोल्ड या फिर सिल्वर. तो नाउ बिकॉज गोल्ड के ज्यादा एप्रिसिएशन, गोल्ड से ज्यादा एप्रिसिएशन लोगों को लग रहा है सिल्वर में, तो इसलिए लोग सिल्वर पे लगा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी इज ऑलवेज टॉकिंग. एंड हाँ, वो जो नोट दिखा के बात करते हैं, क्या वो चीज़ सच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर क्या वो इमीडिएटली होगी? नहीं. मेरे को लगता है जब तक हम और आप जी रहे हैं तब तक तो नहीं होगी. अच्छा. हाँ. क्यों? इस चीज़ को समझो, किसी भी ट्रांजैक्शनल चीज़ को चेंज होने में काफ़ी साल लगते हैं. आप ये देखो ना, बिल्कुल भी, हमने बार्टर की बात करी, बार्टर को कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे. सिल्वर और गोल्ड की बात करी, कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे. करेंसीज को भी लगेंगे, बिकॉज करेंसीज स्टिल. तो इसलिए आप खुद देखो ना, क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत पेनिट्रेट जरूर हो गया, बट जस्ट बिकॉज इट केम इन 2008 एंड इट इज लाइक 14 और 15 ईयर्स, इट इज स्टिल टेकिंग टाइम. कुछ इकोनॉमीज ने एक्सेप्ट किया, कितना डिबेट होता है, तो अचानक से इतना जल्दी चेंज नहीं होगा. अब बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी, मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ. देखो, सिंपल सी बात है, हम स्पेसिफिकली इंडियंस, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंसिव, बट ये रियलिटी है. हम जहाँ गोरों को देखते हैं हम वहाँ पिघल जाते हैं. हमको लगता है गोरों ने जो चीज़ बोली वो बिल्कुल सही है. एंड सैडली वी हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग आवर ओन कल्चर एंड एवरीथिंग, जबकि बिल्कुल जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. दो एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एक देता हूँ फिर रॉबर्ट कियोसाकी पे आता हूँ. पहला है माइकल बुरी. माइकल बुरी वो बंदा है जो 2008 में इसने प्रेडिक्ट करा था, 2005 से प्रेडिक्ट किया था कि एक यूएस में हाउसिंग कोलैप्स आएगा, हाउसिंग बबल चल रहा है, सब प्राइम क्राइसिस जिसको बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स करके रखे हुए थे और $500 मिलियन कुछ कमा लिए थे, अंधा पैसा जो कमा लिया था. तो तब से लोगों को लगता है कि ये अपना माइकल बुरी तो बाप इंसान है. और मैं आपको बता दूँ, लास्ट उस बात से 2008 से लेकर अभी तक 15 साल में 8 बार वो क्रैश प्रेडिक्ट कर चुके हैं, और जिनमें से सिर्फ एक बार वो सही हुआ. पॉइंट इज वी आर नॉट लुकिंग इनटू द स्टैटिस्टिकल फिगर. अगर आप देखोगे बस जस्ट बिकॉज उसने 2008 कर दिया है तो वो हमेशा सही होगा. सेम गोज विथ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी. दो चीज़ें बताऊंगा, आपकी ऑडियंस शॉक हो जाएगी. ठीक है. पहली चीज़ है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब पिछले 6 साल से बोल रहे हैं क्रैश क्रैश क्रैश. गो एंड चेक इट इन द इकोनॉमी. अदर देन कोविड का जो क्रैश आया था उसके अलावा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तो वहाँ से राइज ही कर रही है. उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यूएस फेड के पास एक और पावर है जो मैं शायद बताना भूल गया था, नोट छापने की मशीन है. 1929 में जब क्रैश हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं, तब एक ही गलती करी थी, उन्होंने नोट नहीं छापा था. अब जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरे पास एक मशीन है और मैं जब चाहे जितने नोट छाप सकता हूँ, भले वो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन मैं फिर भी नोट छापूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे को तो 5 साल तक संभालना है ना पूरा मामला. 5 साल बाद वापस इलेक्शन होगा, वो सामने वाली पार्टी का हेडेक है, फिर वापस हो गया और नोट छापूंगा. ये बबल बनता जा रहा है. तभी हम जब बात करते हैं ना, यूएस इज एट $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी और डेट सीलिंग बढ़ाते जा रहे. क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट ये पास इन द पास खेल रही है, म्यूजिकल चेयर वाली, कि करते जाओ. ये बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है, जिस दिन फटेगा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. कब फटेगा? Nobody knows. But जिस दिन फटेगा, that crash I would say would be worse than 2008, worse than 2020. And don't be surprised. देखो, हमने अभी तक हाईएस्ट जो टॉप लेवल से नीचे तक देखा हुआ है वो 55% तक का क्रैश देखा है. Don't be surprised even 80% gets wiped off in the 80%. उसका रीज़न है यार, आप इस चीज़ को समझो. देन आई विल कम टू रॉबर्ट कियोसाकी. उसको एक समझो कि पहले मैनुअल ट्रेड्स होते थे, पहले मैनुअल इन्वेस्टर्स थे, अब आ गए एल्गोस. एल्गोस है मशीन्स आपकी और मेरे दिमाग की नहीं सुनेंगी. उस पर एक बटन होता है, उससे वो सीधे सेल करेंगे. उनको दिखा अच्छा 10% सिक्योरिटीज डाउन है, अचानक से वो पैनिक सेल करेंगे. किसी और का एल्गो लगा होगा 30% नीचे और सेल करेंगे. टुडे 95% ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो पूरे इसमें चल रहे हैं इंडेक्स पे, मतलब हर जगह पे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करो, इंडिया यूएस, वो इसी कारण चल रहे हैं. अब जस्ट इमेजिन करो, यूएस वाले, ये FII वाले तो
वैसे भी दगेबाज रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वहाँ पर बिकवाली होगी तो यहाँ से भी लेके निकल लेते हैं कि भैया भाड़ में जाए, हम तो अभी पहले पैसे अपने बचा लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा कि यू डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि आप देखो 2020 में जो फॉल आया था, इंडेक्स में 3 बार सर्किट लग रहा है, 2-3 सर्किट लग रहे हैं, नोबडी एक्सपेक्टेड कंपनीज लाइक रिलायंस, HDFC ये 50-60% गिर गए ना, तो डोंट बी सरप्राइज। कमिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे मेन बात है, रॉबर्ट कियोसाकी को हम सब क्यों जानते हैं, पहले बताइए आप। रिच डैड पुअर डैड, सब रिच डैड पुअर डैड लिखा है, उनने सिखाया एसेट लाइबिलिटी। जिस बंदे ने एसेट लाइबिलिटी पूरी दुनिया को सिखाया वो खुद बैंकरप्ट है, उसकी कंपनी। सीरियसली? अब मैं इसका किस्सा बताता हूँ, और कुछ सम पीपल माइट थिंक ब्लफ कर रहा है, जाके गूगल करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। 2012 में, और एक बार बैंकरप्ट नहीं हुआ है, जो बंदे ने पूरी दुनिया को सिखाया कि एसेट होना चाहिए, लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, वो बंदा 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है। 2012 में इन्होंने अपनी कंपनी चालू करी थी वॉलेट्स की, तब वेलक्रो बहुत चलता था, वो चिपकने वाला वेलक्रो था, वो चलाया था, 2012 में बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट का पूरा ध्यान नहीं रहा और लाइबिलिटी उन्होंने बहुत ले ली, वो गया उनका। उसके बाद अगेन आई थिंक 2019 या 20 में इनने वापस बैंकरप्सी फाइल करी है इन्होंने, लेकिन इस बार शाणेपंती करी है। इन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, उस कंपनी के साथ बोला कि यार अपन साथ में ट्रेनिंग्स और ये एजुकेशनल इनिशिएटिव्स चलाएंगे, वो तो बैंकरप्ट हो गई, तो कंपनी ने बोला यार अब तो भाई हमारे पास पैसे नहीं बचे, अब क्या करें। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक डील बनाई है, बोले भाई डोंट वरी, हम क्या करेंगे, आने वाले पूरे साल तक जब तक तुम्हारा पैसा वो नहीं होता, हम लोग साथ में ना बहुत सारे सेशंस करेंगे, और उस सेशन में मैं पहले आप फ्री में लाना, खर्चा करो, सब करो, फ्री में लाओ, उसके बाद अपसेलिंग करेंगे, अपसेलिंग में जितने बिकेंगे उसका 50-50 करेंगे, आपका भी पैसा निकल जाएगा। कंपनी बोले ठीक है। अब इसमें भी ये शाणेपंती करते हैं। शाणेपंती क्या करते हैं, अपसेलिंग करते हैं, पर 2 अपसेलिंग करते हैं, एक उस कंपनी का, एक खुद का, राइट, आई हैव हर्ड दिस, या, और मैक्सिमम लोग उनके उसमें आते हैं। डू यू नो, इंडिया में वो जब आए थे, अब मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, बट एक जगह पे 40-40 लाख मिले उनको, तो दिस इज हिज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। एंड टू स्पॉइल द अलर्ट, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में एक बार फोर्ब्स वालों से पूछा गया, फोर्ब्स मैगजीन से, कि भाई साहब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्या आपने कभी इस पर एनालिसिस नहीं करी। उन्होंने सिंपल सा बोला, इनकी जब तक किताब नहीं निकली थी, इनके पास कोई सिग्निफिकेंट नेटवर्थ ही नहीं थी। Seriously? So it's all about perception, boss. It's all about perception. एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, परसेप्शन कितना अच्छा बिल्ड होता है मैं बताता हूँ। आज अगर मैं खड़े होके एक पार्टी, शादी की पार्टी में जाता हूँ, शादी की पार्टी में अगर मैं आपका नाम लेके बोल देता हूँ 100 लोगों के बीच में ये बंदा बेकार है, और मेरे साथ अगर 80 लोग भी बोल देते बेकार है, पता है क्या होगा, बाकी 20 अपना दिमाग भी नहीं लगाएंगे, राइट, यार बेकार इंसान है यार, इसके बारे में। एक जन को पता है कि चलो ठीक है, हो सकता है आप 8th क्लास में फेल हुए थे, दूसरा उस पर 3 लगा देगा, अरे भाई ये तो 7th 8th 9th सब में फेल हुआ था, केटी लगा दी थी, इसके पापा ने पास कराई थी, ये आगे और पास होगा, वहां पर और मसाला डलेगा, इसके पापा ने पास करे, तो पापा तो दाऊद के फ्रेंड थे, समझ रहे हैं। तो दिस इज हाउ परसेप्शन इज बिल्ड। सो राइट नाउ आई नो बहुत सारे लोग इस पे हेट करेंगे, हेट नहीं करोगे तो लाइक कर देना। नहीं देखो, सिंपल सी बात है भैया, अगर पसंद आता तो लाइक तो बनता ही है, और लाइक्स रहेंगे तो और किया जाएंगे पॉडकास्ट। बट पॉइंट ये है सिंपल सा कि मेरा सिंपल सा है, वी आर नॉट डिफेमिंग एनीवन, वी आर नॉट डिमीनिंग एनीवन। जो फैक्ट है ऑनलाइन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंपल सा है कि हम किताबें पढ़ते हैं, आप भी बहुत पढ़ते हो, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ, वी हैव लाइब्रेरीज ऑफ आवर ओन। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो व्यक्ति इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद अगर इस स्टेज पे जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। डू यू नो, दुनिया के सबसे बड़े बड़े ट्रेडर्स को सिखाते हैं एक व्यक्ति, मतलब उनका अब तो उनका देहांत हो चुका है, तो दुनिया का जो सबसे पहला इंस्पिरेशनल ट्रेडर था वो खुद बैंकरप्ट होकर बेचारा उनका मौत हो गया। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से जेसी लिवरमोर उनका नाम है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर थे, 2 बार बैंकरप्ट होकर फिर वापस चढ़े थे, तीसरी बार गोली मार दी थी अपने आप को एक होटल में। वो इसलिए नहीं, ट्रेडिंग के कारण नहीं, उनकी बीवी का कुछ था, जो भी था, मतलब अफेयर नहीं था, मतलब जो भी था। तो वो अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो उनने ट्रेडिंग से अर्ली 1920-30s में अप्रॉक्सीमेटली कुछ $1-2 बिलियन खुद के कमा लिए थे। तो जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ पर्सन also shot himself. Same goes with another person, Douglas, Mark Douglas करके, वो उनकी एक किताब है ट्रेडिंग इन द जोन। हर ट्रेडर पढ़ता है, बड़ा हेज फंड पढ़ता है, बड़े PMS पढ़ते हैं। He himself lost $8 million for Goldman Sachs. Damn. तो पॉइंट मेरा ये है कि एग्जीक्यूशन में काफ़ी डिफरेंस आता है, एंड अपने इस चीज़ में काफ़ी डिफरेंस आता है। यस, ओके।
सो रॉबर्ट कियोसाकी का जब आपने हम ऑफ द कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे, कॉल पे बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट में क्या डिस्कस करना है, तो आई रिसर्च अबाउट हिम एंड ये जो आपने बात कही कि वो जब इंडिया आए थे उन्होंने 40-40 लाख रुपए दिए गए थे, तो ये तो मुझे पता था क्योंकि मुझे उनके इवेंट में जाना था एंड उस इवेंट का ही टिकट उतना था। वैसे ये क्या इवेंट चल रहा है। एंड अभी मैंने चेक किया तो वो जो आपने 2 उनके कोचिंग का वो आपने बताया एडवाइस का, तो वन इज फॉर आई थिंक $425 एंड द अदर वन जो उनका पर्सनल है शायद वो $45,000 है। करेक्ट। सो यार देखो इसमें काफ़ी आजकल तो काफ़ी बाजार में चल रहा है, कोचिंग के लिए ज़्यादा लिया जा रहा है, लोग बड़े बड़े बिजनेस बना दे रहे हैं, जो भी है। बट पॉइंट मेरा ये है कि मैं उसको थोड़ा अलग एंगल से देखता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी हम अपना वर्थ खुद डिसाइड करते हैं। मैं इस चीज़ को ना थोड़ा इंस्पिरेशन जैसा देखा। आप सोचो, पता है इंडिया में लोग क्यों जलते हैं सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों से कि भाई उसने पैसा दिया है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डू रियलाइज कि हम लोग में से काफ़ी सारे लोग खुद फेलियर झेल चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो हमको लगता है हम नहीं कर पाए तो सामने वाला कैसे कर पाएगा। ये दिस इज डीप रूटेड इन आवर साइकोलॉजी। मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ। मैं मतलब वाइल एवरीवन वाज, जो भी एक छोटी कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी, सब बवाल कर रहे थे। लोग कमेंट्स में गेस कर लेना किसकी कंट्रोवर्सी थी, नाम नहीं लेंगे, नोटिस आ जाते हैं। तो जब ये चल रही थी तो मैंने बस ये सोचा कि आप सोचो डिजिटल एरा का सबसे बड़ा फायदा तो इनने उठाया 4 साल में 500 करोड़ का बिजनेस बनाना। भाई साहब आप में हिम्मत है, आप बनाओ ना। एंड वो चोरी डकैती नहीं करी है, कुछ तो स्किल होंगे, कितना भी कह लो कुछ तो स्किल होगा किसी बंदे में। अब यही वाली चीज़ तो दैट वाज मोर इंस्पिरेशनल फॉर मी। ठीक है जो चल रहा है हो सकता है, क्योंकि अगेन जो दूसरी पार्टी जिसने एलिगेशन करी है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता 32 लाख रुपए तो वो भी 1-on-1 कंसल्टिंग ले रहे हैं। हर जगह आप फ्री बोल के अगर 32 लाख रुपीज़ आप कंसल्टिंग पे ले रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स के कवर पे अगर आपका वो आ रहा है, सामने ऐड आ रहा है, तो यू कांट से कि हम भी सब कुछ फ्री कर रहे हैं। एंड देखो यार रियलिटी ये है, जितना भी कह लो ना, आज की दुनिया पे मैं आपको डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, कोई भी कोई काम फ्री पे नहीं करता है। ओके, अनलेस यू हैव अ डिसेंट बैकअप और रिटायरमेंट का प्लान है। जो जितने लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बंदे तो फ्री में है, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदे का ये सब है, कोई ना कोई बैकअप उनके इनकम्स रहते हैं जिससे वो वेल सेटल्ड है। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग। एज सिंपल, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, आज अगर मेरा एक मल्टीपल इनकम सोर्सेज नहीं होता तो मैं शायद आपके पॉडकास्ट पे भी नहीं आता, बिकॉज एवरी टाइम वाज वैल्यूएबल। और ये पैसे नहीं देते, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्यों आऊँगा। आप लॉजिकल सोचो, द रीजन वाई वी आर एबल टू डू दिस थिंग, अपन को पता है कि अपने हैं कुछ इनकम सोर्सेज है, मल्टीपल हैं, ये सारी चीज़ें ये कर पा रहे हैं। तो जो बंदा अच्छा, और जो बोलता नहीं पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा इज अ वेस्ट ऑफ मनी, भाई फिलैंथ्रोफी भी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। एक जगह तुम बोलोगे अजीम प्रेम जी जैसा 6000 करोड़ की चैरिटी करनी है, 6000 करोड़ बनाओ तो लो पहले, फिर चैरिटी करोगे। तो दिस इज ऑल बुलशिट। या राइट, मतलब दुनिया तो पैसों पे ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू यूएस, यूएस सुपर पावर बना, ठीक है, उसके पीछे और उनके पास में एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि आर्म्स नहीं, एमिनेशन नहीं, ये सैंक्शंस है उनके, ठीक है, ये हमने जाना, ठीक है। बट यूएस को सुपर पावर बनाया किसने? हु वर दोज कलेक्टिव प्रोबेबली 5-10 पीपल जिन्होंने यूएस को पावरफुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा लंबा लूँ चलेगा? चलिए, ठीक है। तो देखिए यूएस को बिल गेट्स ने नहीं बनाया, यूएस को स्टीव जॉब्स ने नहीं बनाया, ये तो मॉडर्न लोग हैं। ये लोग दूसरों के कंधे पे चढ़े, इन्होंने अपनी मेहनत करी, कंधे पे चढ़े, बने इलॉन मस्क, ये सब आज के लोग हैं। यूएस को बनाया था 3 से 4 लोगों ने मेनली। एक वैंडरबिल्ट करके थे, उसके बाद टॉम स्कॉट करके एक बंदा था, उसके बाद एंड्रू कार्नेगी थे, उसके बाद रॉकफेलर थे, जॉन डी रॉकफेलर जिनको हम कहते हैं, और इसके बाद ये जो सारे लोग थे इन लोगों ने बनाया था। थोड़ा बहुत एडिसन का भी इसमें लेना देना है, और जेपी मॉर्गन एट द एंड। इसको थोड़ा सा संक्षेप में हम समझने की कोशिश करते हैं, ये पूरा माजरा क्या था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पहले आए थे वेंडरबिल्ट। तो वेंडरबिल्ट का अगर मैं बताऊँ 16 साल की उम्र में, ये मतलब गरीब घर से ही थे। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज, काफ़ी सारे लोगों को लगता है ना कि आप रिच फैमिली में बॉर्न हो गए तभी आप ऊपर जा सकते हो। द स्टोरी इटसेल्फ विल टेल यू कि हर बंदा जो आज ऊपर पहुंचा है, फोर्ब्स की लिस्ट में देखो 75% ऑफ द सेल्फ मेड बिलियनर्स वर नॉट रिच। वो रिच अपना खुद बने हैं। तो ये एक्सक्यूज देना छोड़ो, वो सब भी आपके और हमारे जैसे ही लोग थे। टाइम लगता है, द प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट रेडी टू वेट फॉर 25 ईयर्स 30 ईयर्स। तो वेंडरबिल्ट पे अगर आते हैं तो वेंडरबिल्ट वो बंदा था जिसने रेल रोड्स को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। 16 साल की उम्र में घर वर छोड़ के ये फाइटिंग में लग गए थे। स्ट्रीट फाइट बहुत चलते थे। आप अर्ली 1700s 1800s की एरा की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट फाइट चलते थे, हाथ पैर टूट रहे हैं, ये टूट रहे हैं। ही वॉज वेरी फियरसम, मतलब वो देखने में ही बिल्कुल डर लग जाता था लोगों को, भैया क्या इंसान है, मोगैम्बो टाइप बंदा है। तो कहीं ना कहीं उनने अपने फियर्स लुक को अपना एडवांटेज बनाया, फियर्स लुक और फियरसम लुक को। और उन्होंने एक चीज़ देखी, उस समय पे नाव से बहुत सारी शिप्स जो रहती थी, बोट्स एंड शिप्स, इससे काफ़ी ज़्यादा
इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ट्रांजैक्शंस होते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि मैंने शिप्स का व्यापार करूंगा। तो पहले एक शिप्स किराए पे ली, उसको अच्छा बिजनेस किया, और एक एक करके आने वाले 2 डिकेड्स में ही बिकेम द किंग ऑफ शिप्स। मतलब उनको ऐसा कहा जाने लग गया कि भैया यूएस के पास जितने भी शिप्स हैं कहीं ना कहीं इनका हाथ है, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सारे ट्रेड्स वहीं पर हो रहे थे। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया पे जगह पे आ जाओ तो स्पाइसेस करने, कुछ भी करने, तो उसके लिए भी आपको बोट और ये चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ही सेट अप दिस थिंग, बट ही वॉज विजनरी। उन्होंने एक चीज़ देख ली कि भाई ये वाली चीज़ हमेशा नहीं चलेगी, अब अगली चीज़ क्या चल रही है, छुक छुक गाड़ी, ट्रेन। तो उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। आप सोचो उस समय पे अगर आपके पास आज के डेट के हिसाब से मान लो आपके पास है 8,000 करोड़, आप क्या सोचोगे, चलो अब चिल्लो, ज़्यादा रिस्क नहीं लो। उन्होंने वो सारा बिजनेस बेच दिया, सारा शिप बेच, पूरा शिपिंग का सब कुछ शिपिंग बेच दिया। ओके, क्योंकि ही वांटेड टू गो ऑल इन। दिस इज वन क्वालिटी जो हम में से काफी सारे लोग, तो कहना काफी आसान है कि भैया अंबानीज कैसे कर रहा है, अडानीज, आप इतना रिस्क ले पाओगे? आप सोचो हालत खराब हो जाएगी। तो ना सारे शिप्स बेच के सारा रेलवेज पे लगा दिया, रेलवे स्पेसिफिकली रेल रोड्स एंड फ्रेट, और उनका ये दाव काम कर गया। इन्होंने रेल रोड्स पे पेंसिल्वेनिया और ये सारी एरियाज़ पे अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, और उनका बढ़िया धंधा चल रहा था। इनके 2 बेटे हुए। इनके 2 बेटे में से एक जो बड़ा बेटा था, जिसको इनने सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया था, बिकॉज ये अपना बिजनेस संभालेगा, और छोटा बेटा थोड़ा नटखट नालायक टाइप का था, तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्यवश उनका बड़ा बेटा एक डिजीज़ के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़े शौक में थे, लेकिन फिर सोचा कि क्या करें, कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोटे बेटे को अब सिखाना पड़ेगा। बट छोटा बेटा निठल्ला था थोड़ा सा, ठीक है, मतलब होता है, एवरीवन इज नॉट मेंट फॉर बिजनेस। तो छोटे बेटे को वो जब भेजते थे नेगोशिएशन के लिए कि जाओ आप दूसरे रेलवे वालों के साथ नेगोशिएट करो, तो ये सोचते थे कि $200 मिलियन का डील होगा। छोटा बेटा लेके आता था $40 मिलियन का, उसको उल्लू बना दिया जाता था। सामने वाले उस पर डोमिनेट कर जाते थे, और सबको लगता था कि अब तो वेंडरबिल्ट खत्म, अब क्या ही करेगा, बड़ा बेटा तो है नहीं, छोटा बेटा क्या करेगा। वेंडरबिल्ट ने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा। वेंडरबिल्ट ने दूसरा लगाया, उसने जितने प्रॉफिट्स थे उसने बोला कंपटीशन। अब आप समझोगे यूएस के जो बिल गेट्स और ये सब, आप सुनते हो ना कि जकरबर्ग ने व्हाट्सएप खरीद लिया था, इतने बिलियन में क्यों खरीदा, ये सब इन लोगों ने इनसे सीखा है। कैसे? इन्होंने बोला कि भाई ये कॉम्पिटिटर्स बड़े तेज चल रहे हैं, पैसा उनके पास बहुत हो गया था, सारे कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके खरीद लिया, और जो थोड़े बहुत बचे थे वो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाए, बिकॉज इतने कॉम्पिटिटर्स खरीद लिए, कॉस्ट कम कर दिए फ्रेट के, सामने वाले कहाँ कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर तो उसी के पास जाएगा ना जो सस्ते में टिकट देगा। तो भाई ऐसे ऐसे करके बाकी जो नहीं आए वो एलिमिनेट हो गए, या तो कौड़ियों के भाव में आ गए। शेयर बाजार में जब भी मार्केट में एक पैनिक आया तो उन्होंने अपने बंदे को भेजा, जाओ खरीदो, सारे रेलवे स्टॉक्स खरीद लिए। 51% आप जब भी किसी कंपनी के मालिक बनते हो, आप ले लेते हो, आप कंपनी का मालिक बन जाते हो, मेजॉरिटी स्टेक। अब इसमें इनको भी उल्लू बनाया था वैसे 2 बंदे, 2 ठग बैठे हुए थे। उस समय पे शेयर मार्केट में क्या होता था, फिजिकल होते थे, डीमैट जैसा कुछ थोड़ा था, फिजिकल वो थे, हाथ से लिखा जाता था, प्रिंट होता था। 2 बंदों ने ना प्रिंट वाला एक चीज़ निकाल के, इनने बोला एग्जैक्ट, इनने मशीन निकाल ली, बोले वेंडरबिल्ट, इनको खबर लग गई कि वेंडरबिल्ट सारे रेलवेज के शेयर्स उठा रहा है, ये ना नकली छापने लग गए बहुत सारे। आप बिलीव करोगे वेंडरबिल्ट ने आज के वैल्यू के हिसाब से $2 बिलियन के फेक शेयर्स खरीद लिए थे। फेक $2 बिलियन के $2 बिलियन। और उसको कैसे पता कैसे चला, एक बार ऐसे फिर उनका बेटा लेकर ये सोच रहे, बोले इतना पैसा लगेगा तो मैंने सोचा नहीं था। फिर वो गलती से क्या हो गया, उस एक शेयर में प्रिंटिंग इंक थोड़ी ढुल गई थी। तो वो समझ गए ये तो कुछ गड़बड़ है, मतलब उल्लू बनाया गया। बाद में इन्होंने उनको डिस्ट्रॉय भी किया था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये पहली चीज़ हो गई। उसी साइड पे फिर एक दूसरा, तो इनने रेलवेज को डोमिनेट कर लिया। दूसरा बंदा वहाँ पे बनता है जिसको कहते हैं कि उनको आज भी कहते हैं इस डिकेड का सबसे खराब या सबसे क्रूएल, खराब तो नहीं बोलूँगा, क्रूएल बिजनेसमैन, जॉन डी रॉकफेलर। जी हाँ, अगर आप ध्यान दोगे, कहीं गूगल पे भी करोगे तो ऑक्टोपस की फोटो में उनका वो दिखता है, क्योंकि वो यार ह्यूज तो थे, उस पर कोई डाउट नहीं है। आई हैव सेंस ऑफ एडमिरेशन फॉर हिम। तो रॉकफेलर का क्विकली हम बताएं, वो भी एक नॉर्मल गरीब घर से थे, वहाँ से वो उठे। इनके पिताजी चोर थे, चोर इन द सेंस, चोर तो नहीं बोलेंगे, मैजिकल पोशंस बेचते थे। वो गली गली जाके बोलते थे, अच्छा तुमको कैंसर हो गया, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। बाबा जी की बूटी देते थे, बाबा जी की बूटी। तो वो वहाँ से निकले। उन्होंने एक बार देखा कि उस समय पे फिलाडेल्फिया पे और बाकी जगह पे ऑयल का रश चला था। ऑयल को बोलने लग गए थे गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। तो भाई कि जिसके पास ऑयल है, क्योंकि तब ना लांटेन चलते थे, लैम्प्स चलते थे, और उसमें क्या लगेगा, केरोसिन लगेगा। तो हर कोई एक्सट्रैक्शन पे लगा था, मारपीट चल रही थी।
इसने सोचा कि सब एक्सट्रैक्शन पे लगे, रिफाइन तो करना पड़ेगा वरना कैसे केरोसिन कैसे बनेगा। ये रिफाइनिंग के बिजनेस में घुस गए लोन लेके, और इनका ये बढ़िया चलने लग गया। तो ये धीरे 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 करके बहुत ही पूरी तरीके से ग्रो करने लग गए। ठीक है, रिफाइनिंग करा, इनका स्टैंडर्ड ऑयल बना, स्टैंडर्ड, इनने भी काफ़ी माल प्रैक्टिसेस किए, सब कुछ किए, लेकिन ये दूसरे बंदे थे जिन्होंने पूरी तरीके से इस चीज़ को, कमान को संभाला। ये इतने बड़े हो गए थे कि बाद में गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ा कि भाई इनको तोड़ना ही पड़ेगा। तभी हम एक्सॉन मोबिल, शेल, ये सब जो कंपनी सुनते वो इन्हीं की तोड़ तोड़ के बनी है। अच्छा, इनको तोड़ के हाँ, ये 1920 की बात करो, 1912 या 1920 में आज के हिसाब से $400 बिलियन वर्थ है। आज तक हमारा कोई बिलियनर, इंडिविजुअल वर्थ बोल रहा हूँ, कंपनी नहीं, इतना कोई भी नहीं हुआ है। और ये तो ऑन पेपर बोलते हैं, ऑफ पेपर बोलते हैं क्लोज टू $1 ट्रिलियन थे वो उस हिसाब से। मतलब कितना पैसा होगा आप सोचो, अंधा पैसा, अंधा। बट उस पर फिर काफ़ी चले। एक्चुअली में उनकी पोल क्यों खुली थी ये बहुत कम लोगों को पता है, ये आपको बहुत, ये शायद गूगल पे भी कम मिलेगा। ये सीन क्या हो गए थे कि ये जब रिफाइनरीज को एक्वायर कर रहे थे ना, मतलब वही हुक या क्रुक करके, तुम किसी के नहीं हो तो मेरे हो, नहीं तो ख़त्म हो। तो जब वो कर रहे थे ना, उस समय पे एक बंदी थी जिसके फादर को सुसाइड करना पड़ा था, बैंकरप्ट हो गए थे। वो जर्नलिस्ट बन गई, और उसने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि रॉकफेलर्स को गिराऊंगी। तो वो अपने उनके पिताजी के बारे में छापती थी, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं था, पापा से दूर ही रहते थे कि इनके पिताजी तो देखो खुद ठग थे, किस तरह ये पॉलिटिशियंस को ब्राइब करते थे, किस तरह से ये पूरे नेताओं को अपने नचाते थे इस चक्कर में। लेकिन रॉकफेलर भी बहुत समझदार थे। रॉकफेलर ने क्या किया था, उनको पता था आज नहीं तो कल गवर्नमेंट मेरे को तोड़ेगी। तो उन्होंने तोड़ने के 5-6 साल पहले ही अपनी कंपनी की इतनी सब्सिडरीज बना दी, इतने वो बना दिए कि गवर्नमेंट प्रोसीडिंग में 12,000 पेपर के एविडेंस लगे थे। 6 साल लग गए उस प्रोसीडिंग को चलते चलते, फाइनली तोड़ने का वो निर्देश आते आते। तो सेकंड वाज रॉकफेलर। तीसरे थे एंड्रयू कार्नेगी। आपने किताब पढ़ी है थिंक एंड ग्रो रिच? थिंक एंड ग्रो रिच इज रिटन बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल जिसकी बात करते हैं कि भाई मैं इनसे इंस्पायर होके मैं इनके साथ था, वो एंड्रयू कार्नेगी। बाय द वे वो कभी और के लिए अगर सेकंड पार्ट हुआ तो बताएंगे। नेपोलियन हिल कभी एंड्रयू कार्नेगी के साथ थे ही नहीं। पूरी किताब बेस्ट सेलर है बट वो थे ही नहीं। सो इमेजिनरी वो है बहुत बहुत ऊपर नीचे वो पार्ट 2। हाँ, अगर लोगों ने अच्छा प्यार दिया तो बिल्कुल पार्ट 2 होगा। तो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो एंड्रयू कार्नेगी वाज द स्टील मुगल। आज जो हम यूएस स्टील देखते हैं उसकी नींव इन्होंने रखी थी। तो ये भी वापस ये कैबिन बॉय थे। उसके बाद इनको ना एक टॉम स्कॉट करके अच्छे मेंटर मिल गए थे। उनके मेंटर सोचते थे कि यार ये बंदा भी गरीबी से ऊपर उठना चाहता है, मैं भी वैसे ही उठा था, तो एक कनेक्शन बन जाता है ना अपने जैसा है। तो वो उनको पूरा सिखाया। वो पहले टॉम स्कॉट रेलवेज पे थे। अच्छा, बाय द वे आपको ये पता लगेगा, मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज, हम लोग ना मॉरल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली सीईओज और लीडर्स के बारे में। यहाँ पे मोरालिटी गई तेल लेने। कैसे पता है? मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आपका कोई मेंटर है जिसने आपको पूरे नीचे से ऊपर उठाया, आपका बिजनेस सेट किया, 20 साल बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप हेल्प करोगे? डेफिनेटली, बिल्कुल करोगे। एंड्रयू कार्नेगी का जब क्या हुआ था, रेलवे स्टॉक्स जब गिर रहे थे, मैंने बताया ना वेंडरबिल्ट के टाइम पे, तब टॉम स्कॉट के पास सबसे ज्यादा रेलवेज थे जो गिर रहे थे। तब एंड्रयू कार्नेगी अपना स्टील बिजनेस ठीक ठाक जमाने लग गए थे, लोन वोन लिए थे, जमाने लग गए थे। उनको कॉल आया, कॉल तो नहीं मतलब जो भी मैसेज आया मेंटर का कि यार देख मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दे, बाद में वो कर दूंगा। एंड्रयू कार्नेगी ने सोचा कि भाई डूबती नहीं है, मैं क्यों पाँव डालूं, मना कर दिया। मेंटर को भी बड़ा दगेबाजी वाली फील हुई। बाद में उन्हें रिग्रेट ज़रूर हुआ, लेकिन फिर एंड्रयू कार्नेगी ने ना अपने लक्ष्य बता दिया कि भैया मैं पास्ट को भूल जाऊंगा, मैं सिर्फ आगे का सोचूंगा। और मतलब देर आर डार्क साइड्स टू ऑल दीज थिंग्स। हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ क्लीन है। एनीवेज, अब एंड्रयू कार्नेगी स्टील का बहुत तगड़ा करने लगे थे। रॉकफेलर कॉम्पीट करने आया, उनको हटा दिया। एक बंदा आया जो फाइनल लीग में आया, वो जेपी मॉर्गन थे। जेपी मॉर्गन लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट बैंक है, बट दैट वाज अ पर्सन। उनके पापा बड़े क्रूएल थे, मतलब बेटे को 8 साल के अंदर घर पे बिठा के अकाउंटिंग कर, ये कर, वो सारी चीज़ें कराते थे। बट जेपी मॉर्गन स्टील के बिजनेस में उतरना चाहता था और इतने लोन्स ले लिए थे। जेपी मॉर्गन को पता था अब 2 ही तरीके हैं बचने के, या तो मैं इस गेम से आउट हो जाऊं खतरनाक लॉस लेके जिसको रिकवर करने में 20 साल लगेगा, या तो आखिरी है मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे, लोन बहुत ले लूँ और एंड्रयू कार्नेगी को खरीद लो। और एंड्रयू कार्नेगी बेचने को तैयार नहीं, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी की बीवी चाहती थी यार घर पे बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान दे दो, क्या कर रहे हो ऐसा करके। तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, जेपी मॉर्गन ने एंड्रयू कार्नेगी का जो असिस्टेंट था, क्योंकि उसको भी रिच होना है, तो असिस्टेंट को बोला एक काम कर, भाभी जी को पटाओ। तो वो जाके भाभी जी के कान भरने लगा, भाभी जी देखो भैया तो घर ही नहीं आते, कितने देर काम करते हैं, 60 साल के हो गए, बुढ़े हो गए, क्या करेंगे ऐसा ऐसा करके। तो भाभी जी, अब घर पे किसकी चलती है आपको भी पता है, तो भाभी जी ने कान में डाल दिया। तो कार्नेगी साहब ने बोला कि ठीक है मैं बेचने को तो तैयार हूँ, बट मेरे लेने की हैसियत क्या है। तो सेक्रेटरी को पहले से बोल के रखा था, तू जो भी सामने पेपर होगा वो दे देना, उसमें जो नंबर लिखेंगे वो। तब टिश्यू पेपर था, टिश्यू पेपर पे उन्होंने नंबर लिख दिया, 000 लगा दिया। उन्होंने सोचा इतना तो होगा ही नहीं। और जेपी मॉर्गन ने थोड़ा देखा, साइन कर दिया, दे दिया।
और हाथ मिलाया अगले दिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। वाह। अब एंड्रू कार्नी का फिर बेचारा थोड़ा टेंशन में, बोले यार और 100-200 मिलियन लिख देता तो शायद मिल जाता। और उसने पूछा जेपी मॉर्गन से, बोले और 100-200 लिखता तो कर देते। बोले यस मैं कर देता, लेकिन अब हो गया है, हाथ मिला और वो। तो फिर जेपी मॉर्गन ने सबको कंसोलिडेट करके सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बनाई, यूएस स्टील बनाई। जेपी मॉर्गन, अच्छा आपको पता है एडिसन रिचेस्ट इंसान हो सकता था, वन ऑफ द रिचेस्ट, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि एडिसन सिर्फ अपने इनोवेशन में लग गए। पहली बार जो बल्ब जला था कमर्शियली वो जेपी मॉर्गन के घर पे जला था। ओके। और सारे गेस्ट आए थे। जब गेस्ट आए तो पहली चीज पता है क्या बोला? मैजिक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट टाइम। सब लोग मैजिक, बड़े बड़े रईसों ने बोला था। पर एडिसन को जेपी मॉर्गन ने बोला तू काम कर, तू काम कर, तू काम कर। उनको ही नहीं पता था पीछे शेयर मार्केट से ने 90% स्टेक उठा लिया था। तो बेसिकली एडिसन अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बन गया, जिसको आज के समय पे हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं, जो कंपनीज करती हैं, वो करा था। तो इस हिसाब से ये लोग थे जिन्होंने पूरे यूएस को पढ़ाया। और इन लोगों ने फिर उसके बाद फोर्ड आया, ये सारे लोग आए, इनने धीरे धीरे करके लेके गए। फिर टुडे इफ वी टॉक अबाउट तो फिर ज़करबर्ग, ये सब। लेकिन ये लोग नहीं रहते। तो ऑयल, स्टील, ये सारी चीजें, रेलवेज, ये सारी चीजें होती नहीं। तो दैट इज हाउ यूएस एक्चुअली गॉट डेवलप्ड। ओके। और आपने मुझे एक चीज कही थी कि रॉथस्टाइल्ड आप बीच में कहीं हाँ, तो ये कहाँ फिट होता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रॉथस्टाइल्ड का मैंने सुना है कि ये जो एक फैमिली कही जाती है कि ये पूरे वर्ल्ड को ओन करती है, एक तरह से करेंसी ओन करती है, सब बहुत सारी थियरीज है इनके बारे में। हाँ, क्या है ये? तो बेसिकली रॉथस्टाइल्ड भी अगेन गरीब घर से ही थे, जो इनिशियल थे। उनका नाम कुछ मेयर करके था रॉथस्टाइल्ड्स में। तो इन्होंने अपना शुरू करवाया था। और उस समय पे मैं एग्जैक्ट ईयर्स, आई एम नॉट गुड विथ ईयर्स, बट हाँ जिस ईयर्स पे उन्होंने चालू किया था उस समय पे फाइनेंसिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। तो ये थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री के मोगल टाइप के बन गए। रॉथस्टाइल्ड ने सबसे बढ़िया, बहुत अजीब अजीब चीज़ें करी हैं जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस के बहुत अगेंस्ट है। तो जो रॉथस्टाइल्ड हुए उनके 10 बच्चे हुए, 5 लड़के हुए। अब इन लोगों ने एक रूल बना लिया जो आज भी चल रहा है। ये लोग करते हैं इंटर ब्रीडिंग, इंटर फैमिली ब्रीडिंग। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर की बेटी अगर बाहर किसी से शादी करे तो जो भी हो देना पड़ेगा, तो ये बाहर वाले लोग ना इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए इनकी घर वाले आज भी अपने घर के अंदर ही कजिन इससे शादी कर रहा है, भाई इससे शादी कर रहा है, पैसों के लिए। हाँ, क्योंकि जो 5 बेटे थे, 5 बेटों को अलग अलग कंट्रीज भेज दिया गया। जैसे किसी को यूरोप का संभालने भेज दिया, किसी को ब्रिटेन का संभालने भेज दिया, बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड दे वर डूइंग रियली गुड। तो ये लोग चाहते थे कि हमारा पैसा कहीं बाहर जाए ना, हम पूरा कंट्रोल उसको लेके रखें। बिकॉज टुडे इट इज स्पेक्यूलेटेड देयर $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन एक फैमिली के पास होना, ये ऑफिशियल है। आप अच्छा मेरे को बताओ, जितने भी रईस हो जाओ, कितने घर रखना चाहोगे आप? 1, 2, 3, ज्वाइंट फैमिली में 10, 20, है ना? 1300 घर हैं इनके, मैंशन है, सॉरी घर नहीं है, मैंशन है। 1300 मैंशन है, इनके खुद के जेट्स हैं। ये आपको रेयरली कभी मिलेंगे कहीं पर इंटरव्यू करते हुए। तो रॉथस्चाइल्ड्स लोगों ने एक्चुअल पैसा कहाँ से कमाया था? बड़े अपॉर्चुनिस्टिक है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जब यूएस सप्लाई कर रही थी, उसमें रॉथस्चाइल्ड का भी बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में भी सीक्रेटली थे। इनफैक्ट माना जाता है कि जॉन एफ कैनेडी की जो असैसिनेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एक लड़की दिखी थी, उसके बाद वो गायब हो गई थी और फिर किसी को नहीं पता। माना जाता है कि बिकॉज जॉन एफ कैनेडी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाने वाले थे जिसके कारण रॉथस्चाइल्ड्स को बहुत ट्रांसपेरेंट होकर सामने आना पड़ेगा। इसी चक्कर में इन लोगों ने कैनेडी को भी मरवाया और काफ़ी सारे लीडर्स ऊपर नीचे करवाए। एंड टुडे ऑल्सो दे आर डोमिनेटिंग। बट इंटरेस्टिंग थिंग है, बिकॉज आपने ये टॉपिक उठाया है, आजकल सोशल मीडिया में हम ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जितने भी रिच लोग रहते हैं, रिच लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि शो ऑफ कर रहे हैं। यार मेरी लैम्बोर्गिनी देखो, मेरी ये देखो, सब भाड़े की रहती है वैसे, बट ठीक है जो भी है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि मेरी ये लाइफस्टाइल है, ये वाली चीज़ें हैं। Real wealthy people never try to do that. Right. Why? Because they don't want to become rich. They want to control everything. Power. They want power. And for example, आप और हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं, ये लोगों को तो टैक्स भी ज़्यादा नहीं होता। पता है कैसे? ये लोग ट्रस्ट बना लेते हैं। मतलब सो बेसिकली ये थोड़ा कंपनी सेक्रेटरी तरफ चले जाएगा, बट एक तरीके से समझिए इस तरह के इंडिविजुअल बॉडीज बना लेते हैं। इनको ये इतने आगे का सोचते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मान लो कल को आपके इधर कोई रेड वेड हो गई, कभी नहीं सोचा होगा, ये कौन सोचता है ना? लेकिन ये लोग इस चीज़ की भी सोच के रखते हैं। सो दे हैव एक्चुअली दे गॉट टू नो कि भाई कल को अगर मान लो कोई गवर्नमेंट हम पे अटैक कर दे, कोई क्या करा जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ट्रस्ट बना लिए। तो बेसिकली मैं अगर एक ट्रस्ट बना रहा हूँ या फिर एक जॉइंट बॉडी एंटिटीज बना रहा हूँ, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशन। तो
मेरे जो सारा पैसा होगा वो उस ट्रस्ट में चले जाएगा. जैसे हम क्या बोलते हैं टाटा सन्स ट्रस्ट. अगर टाटा सन का पूरा मेजॉरिटी स्टेक रतन टाटा जी के पास होता तो ही वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन. करेक्ट. लेकिन वो टाटा सन्स में है 65%, 60-65% जो भी है. लाइकवाइज ये लोग ट्रस्ट और ये सब बनाते हैं. इसका फायदा क्या है? कल को मान लो आप पे रेड पड़ेगी, आपके सारे अकाउंट्स फ्रीज भी कर दिए, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, और उस ट्रस्ट पे इनका हाथ नहीं है. तो टेक्निकली ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द हेलीकॉप्टर्स, ऑल द मनी इज ऑफ योर्स. लेकिन कोई उस पर हक नहीं जमा सकता है. आप सीक्रेटली अंदर से लूप होल से कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दोगे. दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट अ लॉट ऑफ रशियंस आल्सो डू. तो ये लोगों ने काफी से ट्रस्ट बनाया, तो ये टैक्स से बच जाते हैं. और एक दूसरा रीजन भी है, यूएस में ना एक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है. अगर आपकी मृत्यु हो गई, आपके बच्चे को अगर पूरा पैसा भी देना है तो उस पर 30% टैक्स कटता है पहले. ओके. तो अब जस्ट इमेजिन करो ना, अगर किसी के पास 10,000 करोड़ है, 30% तो बहुत हो जाता है भाई. तो ये ट्रस्ट में डाल दिया कि भैया मेरे पास तो था ही नहीं. एंड दिस इज वाई अ लॉट ऑफ यूएस पीपल, ये सीखा भी सब इनने रॉकफेलर्स और इनसा था, इसलिए आफ्टर द एज ऑफ 60 इतनी चैरिटी करते हैं. सबको लगता है यार ये तो कितने गजब लोग हैं. ये रीजन यही है कि भैया वैसे भी टैक्स वैक्स में चले जाएगा, मरने वाले ही है 10-20 साल में, चलो दे दो. इसलिए आप देखना यूएस के जो सबसे ज्यादा रिच लोग होते हैं, वॉरेन बफेट सर हो गए, ये हो गए, दे प्लेज to do philanthropy. They are not doing philanthropy right away. They are pledging to do philanthropy. These are smart ways. PR का PR हो जाता है, दिल का दिल मिल जाता है, सारा चीज. तो this is exactly how these people actually work. तो रॉथशाइल्ड्स का वही है, 10 लोगों के सब अंदर शादी करते हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री में इनका बड़ा कमांड है. आज भी जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें इनका काफी ज्यादा स्टेक रहता है. $2 ट्रिलियन के आसपास इनकी टोटल नेटवर्थ है. इट कुड बी मोर देन दैट. एंड मेन चीज है इनके, ये मीडिया को भी ओन करते हैं. कोई भी बड़ा, मैंने बोला ना, रिच पीपल, वेल्दी पीपल, दे ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स. सो 90% मीडिया वो ओन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. कांग्लो तो चलो वो तो ऑन पेपर हो जाता है, वो तो दिख जाता है. इसको इस तरह से समझिए, हमारे देश में, लेट पीपल गेस, वी आर नॉट नेमिंग, हमारे देश में भी एक बहुत रईस इंसान है जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस को इनडायरेक्टली उनमें स्टेक लेके रखे हुए हैं. तो ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, बिकॉज दे डोंट वांट कि मीडिया आउट ऑफ द वे जाके कुछ, बिकॉज दैट डैमेज कुड बी वेरी बिग इन टूडेज टाइम. दैट्स वाई आप लोग जाके गूगल करो, सर्च करो कि कौन मीडिया पे कोई 30% स्टेक ले रहा है, कोई क्यों मीडिया हाउसेस के बीच में इतना वो रहता है कि इस एंटरप्रेन्योर ने ये मीडिया हाउस लिया. दिस इज द रीजन. ओके, ये भी एक तरह का पावर ही है, क्योंकि एब्सोल्युटली इट इज पावर. आज आपको फॉर एग्जांपल कोई भी एजेंडा चलाना है, वो चलता है. ट्विटर पे चले जाओ, कोई भी एजेंडा चला जाओ, पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट. एज सिंपल एज दैट. आप कुछ भी एजेंडा चला दो, मैं अगर बोल दूं कि आप रेप्टिलियन हो, लोग मानने भी लग जाएंगे. अगर मैं एक पेड कैंपेन चला दूं कि भैया ये इस देश का नहीं है, मार्स से आया हुआ है, रेप्टिलियन है, ये हम सबको खाने के लिए आया. एंड मैं अगर बना दूंगा, और आजकल तो AI आ गया, आपकी फोटो भी बना दूंगा कि देखो आपको मिल गए मेरे को यहाँ पे रास्ते में चलते चलते, आप तो चींटियां खा रहे थे ऐसा बड़ी जीप करके, लोग मान जाएंगे रेप्टिलियन हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अभी बीच में मैं देख रहा था, जस्ट बिकॉज इसकी बात छोटी सी एक वो है, रोनाल्डो का है. रोनाल्डो बेचारा वो अपने घर के स्विमिंग पूल पे अपने बच्चे को वो उछाल रहा है, तो वो लोगों ने दिखा दिया वो बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया है. और लोग उस पर लिख रहे हैं बिल्डिंग के बाहर फेंकने वाला रियल है, ये फेक है. सो दिस इज, वी आर इनटू स्केरी टाइम्स, नो डाउट. सो आपने क्योंकि पावर की बात की, आपने रॉथशाइल्ड की बात की, देयर इज दिस बुक, मैं बुक का नाम भूल गया, ऑथर का भी नाम, बट ये इंडिया की जो रॉ चीफ है, ये एक्स रॉ चीफ है. इन्होंने 2 किताबें लिखी है. और उसमें से एक किताब में इन्होंने ये मेंशन किया है कि वर्ल्ड के जितने ये पावरफुल वेल्दी लोग होते हैं, ये मिलते हैं एंड दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. एंड उसमें से उन्होंने एक नाम क्लियरली रॉथशाइल्ड का लिखा था. हाँ, तो ये तो इंडिया वालों ने लिखा है. बाहर का अगर देखे तो 13 ब्लड लाइन्स करके रहती हैं. ओके, अब उसमें से 12 ही हैं. 13 ब्लड लाइन्स. तो दिस इज बीइंग सेड कि ये 13 फैमिलीज है जो सबको कंट्रोल करती हैं, इंक्लूड्स रॉकफेलर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. इफ यू कंप्लीटली एस्टिमेट दैट इज क्लोज टू $200 ट्रिलियन, जितना हमने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज क्यूमुलेटिव अगर आप देखोगे इतना आपको कहीं दिखेगा नहीं. बट दिस इंक्लूड्स रिसोर्सेज हो गए, गोल्ड माइंस हो गए, सिल्वर हो गए, जिनका वैल्यू निकाल के बताया गया कि इतना सारा चीज ये लोग कंट्रोल करे. तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. एंड वो मिलते हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू हो जाता है. हाँ, वो होता है. और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये मैंने शायद कहीं नहीं बताया. डिज्नीलैंड में एक इसी का एक रूम है. वहाँ पे डिज्नीलैंड पे एक अलग से रूम है जो ऐसा आपको कभी दिखेगा भी नहीं. मतलब आप चलते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो फन प्लेस है वहाँ पे. दैट ओपन्स ओनली एवरी 20 years once. एक्सक्लूसिव इनवाइट्स होती है टू दीज फैमिलीज, और ये फैमिली डिसाइड करती है. और एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे की एक मीटिंग होती है. बर्कशायर हैथवे की मीटिंग में हर कोई जाता है, ठीक है. हमारे इंडिया से दिल्ली में एक बंदे हैं, वो भी जाते हैं. मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत कम लोग, उनको पता भी नहीं होगा. सो पीपल थिंक सोशल मीडिया वाले सब बड़े, अरे हम कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं. तो ये बंदे जाते हैं. मतलब अब वो बर्कशायर हैथवे लोग, सबको क्या लगता है टीवी पे बर्कशायर हैथवे की AGM पे जा रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर द AGM. डू यू नो वॉरेन बफेट एक प्राइवेट पार्टी थ्रो करते हैं विच इज ओनली अलाउड फॉर 120 पीपल. ये दिल्ली वाला बंदा उसमें जाता है, ठीक है. इसमें कौन रहते हैं? बिल गेट्स रहता है, इसमें टिम कुक रहते हैं,
इसमें इस तरह के लोग रहते हैं। Okay. ये होती है रियल पार्टी। सो ऑल दोज पीपल हु ट्रैवल टू बर्कशायर हैथवे, दे आर नॉट गोइंग फॉर दैट मेन 10,000 वाला इवेंट, दे आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जस्ट इमेजिन इस तरह के लोग होंगे क्या क्या डिस्कस करते होंगे। यहीं से तो मेन इनके आइडियाज आ जाते हैं, वर्ल्ड को बचाना है, ये करना है, वो करना है, वो जो भी है। तो ये सारी चीज़ें, तो यस देयर कुड बी सीक्रेट सोसाइटीज, देयर इज नो डाउट अबाउट। इल्यूमिनाटी कहते हैं? हाँ मतलब हाँ कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब वेरी कंट्रोवर्शियल बट हाँ कह सकते हैं इल्यूमिनाटी है, बिकॉज ये ब्लड लाइन्स की बात तो एक किताब है, तो वो ब्लड लाइन्स की बात इल्यूमिनाटी के रेफरेंस में ही कही गई थी। एंड तभी इसलिए बिकॉज हमने इतना डिस्कस कर लिया, तो रॉथशाइल्ड्स की भी हमने बात करी और इल्यूमिनाटी का एंगल बात करा, तभी कहता है कि जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे असैसिनेशन में इनका बड़ा हाथ था। क्योंकि एक एंगल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। तो जॉन एफ कैनेडी की जब मृत्यु हुई थी, इसकी क्यों हुई होगी? बिकॉज जॉन एफ कैनेडी एक ऐसे बंदे थे जिनको मौत से डर ही नहीं था। ओके। रीजन ये था, वर्ल्ड वॉर 2 पे लड़े हुए थे। हाँ. और ये पानी में 20 या 21 दिन थे। आप पानी के अंदर विदाउट बोट, विदाउट एनीथिंग, अगर आप 20-21 दिन रहो तो आप कितने स्ट्रांग हो चुके, उधर एनिमी अटैक कर रहा है। तो सीन क्या हो गया था कि ये बंदा मौत से डर नहीं था। एक बंदे को वर्स्ट डर क्या ही रहता है? डेथ, मौत रहता है, मौत का ही डर हट गया। तो जब ये इलेक्ट हुए ना, तो उस समय पे जो मिलिट्री वाले थे उनका सब कुछ चलता था। मतलब आप सिर्फ कहने की कठपुतली हो, जैसे हमारे देश में मान लीजिए प्रेसिडेंट बोल सकते हैं एक तरीके से, हाँ कि बिकॉज मेन पावर्स इज विद द प्राइम मिनिस्टर, तो उसी तरीके से हो गया। तो बोले सारा पावर तो उनके पास है। तो क्या हो गया कि इन लोगों ने इनने जब देखा कि पूरे मिलिट्री का, और मिलिट्री वाले बात कर रहे थे सोवियत के बाद से, फिर ये बात चल रही थी कि हम तो न्यूक्लियर लेके निपटा देंगे, जो तेज चल रहा है उसको निपटा देंगे। तो इनको डर था कि भैया ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनके मिलिट्री चीफ को ही निकाल दिया। ओके। और इनको बस ये नहीं पता था दैट द मिलिट्री चीफ वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी। और रॉथशाइल्ड से बोल के ऐसा माना जाता है कि इनको निपटाया गया। अब इंटरेस्टिंगली जब जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद वो देते ना किसी पुलिस या डिटेक्टिव को कि भैया आप इसकी जांच पड़ताल करो, वो कौन कर रहा था पता है? यही आर्मी चीफ। सो देयर आर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। मैं एक सिंपल सी चीज़ इसको नटशेल में अगर कहूँ, जो हिस्ट्री आपको किताबों में बताई जा रही है, चाहे वो हमारे देश की भी हो, जो स्कूल बुक्स में बताई जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा, आप तो काफ़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा, वो मैन्युपुलेटेड है। बिल्कुल है। एक्चुअल हिस्ट्री आप लोगों से छुपाई जाती है फॉर वेरियस रीजंस टू रिमेन इन पावर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो असली हिस्ट्री किताबों में, स्कूल बुक्स में नहीं है। जितने जल्दी हमारा ओपन माइंड हो जाए, हम उतने जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं। बस डर ये है कि जिस दिन आपको असली हिस्ट्री समझने में आ जाएगी, आप रिबेलियस हो जाओगे। आई जस्ट होप वो ना हो। राइट। मैं आपसे, क्योंकि हमने रॉथशाइल्ड की बात की, हमने पावर और इतनी सारी चीज़ों की बात की, तो आई विल कम टू द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऐसा कहा जाता है, जॉर्ज सोरोस। बट उसके पहले एक छोटा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, पावर और मनी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एट द एंड इट इज़ पावर। ओके। पावर इन एवरी सेंस। इन एवरी सेंस। आप बोलो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है। इंडिया में पैसे से ज़्यादा लोगों को चाहिए लाल बत्ती। वाई सो मेनी पीपल आर स्टिल एस्पायरिंग फॉर UPSC एग्जाम? IAS किस लिए? डाउरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट द मेन थिंग इज़ पावर। सबको पता है कि भैया साथ में ये बॉडीगार्ड चलेंगे, लाल बत्ती रहेगी, अपने आप लोग सलामी ठोकेंगे। एंड इट इज़ पावर जिसके थ्रू इवेंचुअली यू कैन गेन मनी। Right. As simple as that. So I would say yes, power is more important for most of the people. And those people who are just striving for money, they settle for mediocrity at some point of time. Okay. So मतलब money के बाद next goal should be power. Power. Okay. Absolutely. Okay. Yes. And let's talk about probably geopolitics में जिस इंसान की सबसे ज़्यादा बात होती है, one of the person जो देश डुबा सकता है अकेले खुद के दम पे, और वो 92 years का है। एंड आई थिंक सो $8.5 बिलियन का कुछ नेटवर्थ है उसका। बिल्कुल। UK का उसने पाउंड शॉर्ट कर दिया था, बहुत सारे उसने, इंडिया में भी आई थिंक सो ही इज़ ट्राइंग टू, ये जो करंट रेजिम है इसे करना चाहता है। सो इसके बारे में बात करते हैं। इसको अपन समझते हैं, जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुए थे बिकॉज इन्होंने ना नाजीज का समय देखा हुआ था। तो कहीं ना इनके दिमाग में ये था कि बड़े प्रॉब्लम होती है, एंड वो वॉर वाले एरिया से बच के निकले थे ना, तो उनके अंदर एक ना गॉड फीलिंग आ गई थी। राइट। कि जो बंदा यार वॉर से बच सकता है, गरीबी से, वॉर से बच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, पुनिश भगवाने वाली फीलिंग आ गई थी। आज भी वही वाली फीलिंग है इनके अंदर। तो ये वहाँ से निकले। उसके बाद इनको एक चीज़ समझ में आ गई, पढ़ना लिखना जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार। उस समय पे तो चलता था। तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी, अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करी, ये सारी चीज़ें। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही वेंट टू सेट अप हिज ओन फंड, एक मनी मैनेज करने के लिए। क्वांटम फंड नाम है, सोरोस फंड चालू किया, जिसके अंदर क्वांटम फंड चालू किया। और उसको आज मैं बता दूं कि आज भी अगर आप देखोगे, वो बंदे का CAGR 30% का है, विच इज़ एक्सेप्शनल। कुछ तो किया है बंदे ने जो 30% का CAGR है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ ये फेमस क्यों हो गए। तो क्या हो गया था कि जब हमने US की बात करी, तो US ने एक डॉलर को थोड़ा सेट कर लिया था, और
उसी टाइम पे क्या हो गया था, कुछ कंट्रीज मिलके एक्सचेंज मैकेनिज्म सेट करी थी। उन्होंने बोला था कि भाई जो भी है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की जो करेंसीज होंगी उनको स्टेबल रखना है, स्टेबल करने का काम होगा बैंक्स का। तो बैंक्स क्या करेंगी, जब करेंसीज नीचे जा रही है तो बैंक्स खरीदेंगी रिजर्व से, और जब ऊपर जा रही है तो वो शॉर्ट करेंगी। शॉर्ट मतलब बेचना है, तो ये कर रही थी। अब लॉन्ग फॉरवर्ड चलते हैं, क्या होगा कि ये देख रहे हैं पाउंड स्टेलिंग और इंग्लैंड में जब इनकी नज़र पड़ी तो उनको लगा था कि भैया इधर अनस्टेबल हो रहा है, तो उनने पहले ना $1.5 बिलियन के वहाँ पर बेच दिया अपने फंड से। बट फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने उस चीज़ को कवर कर लिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने अपने पोजीशंस निकाले। लेकिन फिर इनके इंट्यूशन हो गया था, इनको समझ में आ गया था कि भैया यहाँ रिजर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, और उनको उस दिन मौका मिल गया जब वहाँ के एक लीडर ने आके ऑनलाइन तो नहीं, मतलब टीवी पे, टेलीविजन पे ये चीज़ बोल दी कि शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दिस टाइम ही बिकेम कॉन्फिडेंट, लेवरेज मतलब उधार के पैसे लेके इन्होंने $10 बिलियन का शॉर्ट्स मार दिए। किस पे? अपने US डॉलर, पाउंड, इन सारी चीज़ों पे, पाउंड पे स्पेसिफिकली पाउंड स्टेलिंग पे मार दिए। और पाउंड स्टेलिंग है, इसको बचाने का कर्तव्य किसको दिया था? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। तो ये बेचते गए और इतना ज़्यादा, मतलब बिकॉज उसके बाद जब न्यूज़ आउट हो गए तो यहाँ पर इतना पैनिक मचने लग गया कि 6 दिन में हालत खराब। बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले हाथ जोड़ने लग गए, भैया बस कर ले यार, कितना बेच रहा है, तो खत्म हो जाएंगे। फाइनली ही कवर्ड द शॉट एंड ही मेड सिंगल डे 1992 में $1 बिलियन का प्रॉफिट है। इसलिए इनको कहा जाता है मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इनकी ये ना, ये सिर्फ बैंक्स को नहीं तोड़ते, ये इकोनॉमीज को तोड़ते हैं, एज यू राइटली मेंशन। इन्होंने डिस्टेबलाइज, थाईलैंड में भी कह रहा था, थाई को इनने तोड़ दिया था। तो इसी के चक्कर में ना इनको कहा जाता है कि इकोनॉमिक टेररिस्ट कहा जाता है। हंगरी में एक लॉ है जिसका नाम है स्टॉप सोरोस। हाँ, स्टॉप सोरोस, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये इसलिए है, क्योंकि स्टॉप सोरोस इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बंदा जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इनको रोकने के लिए। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी चैरिटेबल चीज़ें चालू करी और इन्होंने डिसाइड करा कि यार मेरे को किसी तरह ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, मतलब रोकनी नहीं पड़ेगी, मेरे को और पॉलिटिकल एजेंडा बनाने पड़ेंगे। तो जब पॉलिटिक्स में घुसने लग गए, ये अपनी चैरिटी करते थे। इंडिया में हाल फिलहाल में 90 करोड़ का इनने कुछ महीने पहले किया हुआ है, जिसके चक्कर में पॉलिटिक्स में आए। ही हैज गिवन स्टेटमेंट अगेंस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हैज गिवन स्टेटमेंट अगेंस्ट किस तरह वो डिक्टेटर है और ये सारी चीज़ें, बिकॉज उनको ना पॉलिटिक्स से खेलने में बड़ा मजा आता है। एंड जो अडानी का केस भी हुआ था उसमें कहा जाता है कि इनका भी थोड़ा बहुत हाथ था, प्लस सेकेंड जो हिंडनबर्ग पार्ट 2 बोलते हैं, वो OCCRP है, वो इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जिनको फंड करते हैं, वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के करप्शन को हम रोकेंगे। और ये OCCRP को भी इनने फंड किया था। तो ये क्या करते हैं, ये चैरिटीज के थ्रू, इकोनॉमीज के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू ये सारी अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज इज अ गॉड लाइक फीलिंग। उनको लगता है कि भाई मेरे को जो पसंद नहीं वो इधर होनी नहीं चाहिए, खेलने में मजा आता है। थैनोस है बेसिकली, बोले है नहीं तो मैं चुटकी बजाऊंगा, खत्म करूंगा। सो दिस इज बेसिकली, नाउ इफ यू गो इनटू जियोपॉलिटिक्स देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट आई थिंक इतना अभी के लिए मेरे हिसाब से काफी रहेगा ऑन जॉर्ज सोरोस। ओके, इनफैक्ट उन्होंने जब ब्लैक लाइव्स मैटर वाला भी इशू हुआ था, ही फंडेड अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर पुलिस के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत उन्होंने US में भी किया है।